MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की ये होगी परिचय वाली वीडियो। परिचय में हम क्या करते हैं, पाठ के जो भी फॉर्मूले होते हैं, विषय होते हैं, उन सभी चीज़ों को समझते हैं ताकि पाठ की प्रश्नावलियों में जो भी हमें प्रश्न दिए गए हैं उनको आसानी से हल किया जा सके, उनको आसानी से समझा जा सके। तो बहुपद इस परिचय के अलावा पाठ की जो भी अन्य वीडियोज हैं प्रश्नावलियों वाली भाग 1 से लेके भाग 6 तक है, इन सभी के लिंक आपको नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर देते हैं बहुपद अगले पेज से। पाठ का नाम है बहुपद। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि बहुपद होते क्या हैं। बहुपद को समझने के लिए हमें पद को समझना पड़ेगा। पद का एक उदाहरण आपके सामने यहां पर लिखा गया है, 2x यहां पर लिखा गया है। इस पद में आप देख सकते हो, एक तरफ तो हमारी संख्या है, एक तरफ हमारा यहां पर x लिखा गया है। जो भी हमारी संख्या है उसे संख्या गुणांक कहा जाता है, और जो भी हमारा यहां पर x है इसको हम चर कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। जो भी हमारी संख्या है उसको गुणांक कहेंगे, और जो भी हमारा x है उसको चर कहा जाता है। ये होता है हमारा एक पद। पद को समझने के बाद बहुपद के बारे में यहां पर हमें दिया है, यह पदों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि कई सारे पद इकट्ठे होकर बहुपद का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। जैसे यहां पर मैं उदाहरण दे देता हूं, 2x जमा में 3, ये मेरा एक क्या हो जाता है, बहुपद हो जाता है। इसमें टोटल 2 पद आ जाते हैं। जो भी पद होते हैं उनके बीच में जमा या फिर घटा का निशान लगा होता है। इसी तरह से और कई सारे उदाहरण आपके लिए मैं दे देता हूं। 2x की पावर 3 जमा में आ जाएगा यहाँ पर 3x की पावर 2 जमा में यहाँ पर आ जाएगा 4 है। ये भी मेरा एक बहुपद का उदाहरण हो जाता है। इसमें कुल 3 पद आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक और उदाहरण ले लेते हैं। x की पावर 3 जमा में x घटा में यहाँ पर आ जाता है 4। ये भी मेरा क्या हो जाता है, एक बहुपद हो जाता है। तो बहुपद क्या होता है, कई सारे पदों की श्रृंखला जब बनती है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में जो भी हमारे पद हैं उनकी संख्या के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। यहां पर आप देखोगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार है। किसी भी बहुपद में कितने पद हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। नाम से ही पता चल रहा है, एक पदी यानी कि एक पद वाला होगा, द्विपदी यानी कि 2 पद वाला, और त्रिपदी यानी कि 3 पद वाला। उदाहरण आपके लिए दे देता हूं। एक पदी बहुपद कैसे होते हैं हमारे, जैसे मैं लिख देता हूं 2x, ये क्या है मेरा, सिर्फ एक ही पद है, तो ये हो जाएगा मेरा एक पदी बहुपद। इसी तरह से एक और उदाहरण आपके लिए लिख देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं x की पावर 3, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है। बिल्कुल इसी तरह से द्विपदी के उदाहरण ले लेते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर 2x जमा में 8 है। इसमें आप देख सकते हो 2 पद आ जाते हैं, 2 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा हमारा द्विपदी बहुपद का। एक और उदाहरण दे देता हूं, ये हो जाएगा मेरा x की पावर 2 जमा में हो जाएगा यहां पर 3। ये भी, इसमें भी क्या है, टोटल 2 बहुपद। ठीक है, 2 बहुपद नहीं, 2 पद इसमें आते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी का उदाहरण हमें लेना होगा। त्रिपदी में क्या होगा, 3 पद आएंगे। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं x की पावर 3 जमा में x, उसके बाद जमा में 1 यहां पर आ जाए, तो ये हो जाएगा मेरा 3 पद वाला बहुपद। इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। इसी तरह से एक और उदाहरण दे देता हूं। यहां पर आ जाएगा मेरा 3x की पावर 2 जमा में 5x जमा में 7। ये भी क्या हो जाता है मेरा त्रिपदी बहुपद, यानी कि इसमें भी 3 पद आ जाते हैं। हमने ये समझ लिया है कि भाई पद क्या होते हैं, उन पदों से बहुपद कैसे बनता है, और पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तीनों भागों के उदाहरण भी हमने ले लिए हैं। अब बहुपद का अगला जो विषय आएगा उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। बहुपद में आगे आता है बहुपद की घात। घात का मतलब आपको पता है ना, घात का मतलब होता है पावर। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में चर की उच्चतम घात यानी कि उच्चतम पावर को ही बहुपद की घात कहा जाता है। उदाहरण देकर बताऊंगा तो आसानी से आप समझ पाओगे। जैसे यहां पर मैं कुछ बहुपद लिख देता हूं, 2x की पावर 4 यहां पर मैं लिख देता हूं। इसके आगे एक और बहुपद लिख देता हूं, 2x की पावर 4 जमा में यहां पर x की पावर 2 जमा में 1। मैं कुछ बहुपद यहां पर लाइन से लिख रहा हूं, उनके बाद इनकी घात क्या होगी ये समझना है हमें। ठीक है, यहां पर आगे मैं लिख देता हूं x की पावर 99 जमा में x की पावर यहां पर हो जाएगी 108 जमा में x
यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से आगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x जमा में 2, मैंने कई सारे बहुपद यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, कई सारे बहुपद मैंने लिखे हैं। अब इन बहुपदों की घात क्या होगी, हर एक बहुपद की घात क्या होगी। जो भी उच्चतम घात यानी कि सबसे बड़ी पावर होती है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। हमें देखना है चर यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा x है उनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जैसे इस वाले बहुपद में देखो सबसे बड़ी पावर अकेला यहीं पर चर दिया गया है, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो हम कहेंगे इस वाले बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसके सामने लिख देते हैं 2 हो जाएगी। इससे अगले वाले बहुपद में देखो हमारा चर 2 जगह पर दिया गया है, यहां पर भी x दिया गया है, यहां पर भी x दिया गया है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। बड़ी वाली हमें देखनी है, बड़ी वाली 4 है, तो इस वाले बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 यहां पर इसके सामने लिख देना है। बिल्कुल इसी तरह से अगले में देखो यहां पर भी x आता है, यहां पर भी x आता है, यहां पर भी x आता है। हमें सबसे बड़ी पावर को देखना है, यहां पर 99 है, यहां पर 108 है। बड़ी कौन सी है, 108 है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा इस वाले बहुपद की घात 108 है। अब यहां पर बारी आ जाती है हमारा इस वाले बहुपद की। इस वाले बहुपद में देखो सिर्फ x दिया गया है, x पर कोई भी पावर नहीं लगी है। अगर कोई भी पावर नहीं लगी है इसका मतलब क्या होता है, बहुपद की घात 1 होगी। जब आपको सिर्फ x दिया हो इसका मतलब आपने समझ जाना है कि x की पावर यहां पर 1 है। अगर x की पावर 1 यहां पर है तो हम कहेंगे इस वाले बहुपद की घात हमारी 1 हो जाएगी। बहुत आसानी से जो भी बहुपद की घात होती है उसको हमने यहां पर समझ लिया। अब घात के आधार पर बहुपद के भी प्रकार होते हैं। जैसे पद के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, इसी प्रकार से घात के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है रेखीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। रेखीय बहुपद वो होता है जिसमें घात 1 होती है, द्विघाती बहुपद वो होता है जिसमें घात 2 होती है, और त्रिघाती बहुपद वो होता है जिसमें घात 3 होती है। अब इन तीनों के लिए मैं उदाहरण भी दे देता हूं। उदाहरण में सबसे पहले रेखीय बहुपद की बात करेंगे। हमें एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसकी घात, जिस बहुपद की घात 1 होनी चाहिए। जैसे इस तरह का हम लिख सकते हैं, इसकी घात 1 है तो इस तरह का बहुपद हम लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे यहां पर लिख देता हूं 3x जमा में 4, ये मेरा एक बहुपद हो जाता है। यहां पर x की पावर कितनी है, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, यानी कि इस वाले बहुपद की घात होगी 1। तो इसे हम कहेंगे रेखीय बहुपद। इसी तरह से द्विघाती बहुपद, बहुपद की घात 2 होती है। तो यहां पर मैं उदाहरण दे देता हूं 2x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा मेरा x, उसके बाद जमा में 4। हमें यहां पर देखना है, देखो x 2 जगह पर दिया गया है, बड़ी वाली पावर कितनी है, 2 है। तो कहेंगे ये वाला जो बहुपद है ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद का उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं 2x की पावर 3 जमा में यहां पर आ जाएगा x की पावर 2 जमा में x जमा में 2। इतना लंबा बहुपद मैंने लिख दिया है, यहां पर कई जगह पर x आपको दिखाई दे रहा है। तो ये त्रिघाती बहुपद क्यों होगा, क्योंकि इसमें चर पर जहां पर भी देखो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, और यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 आ जाती है। अगर सबसे बड़ी पावर 3 है इसी को हम कहेंगे बहुपद की घात, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहां पर त्रिघाती बहुपद। जो भी बहुपद की घात है हमने वो समझ लिया है, और बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार भी हमने यहां पर समझ लिए हैं। तो अगला विषय जो भी होगा उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। बहुपद में आगे आता है बहुपद के शून्यांक, और यहां पर जो भी हमारा शून्यांक है इसको मूल भी कहा जाता है। जो भी यहां पर हमारा शून्यांक है इसको हम मूल भी कह सकते हैं, यानी कि इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं बहुपद के मूल। जो भी बहुपद के शून्यांक हैं या फिर मूल हैं ये होते क्या हैं, इसके बारे में यहां पर हमें दिया गया है। इसमें है बहुपद के मूल चर x के वे मान हैं जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाते हैं। बहुपद में जो भी हमारा x होता है उस x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, उस x के मान को ही कहा जाता है बहुपद के शून्यांक या फिर बहुपद के मूल। इसका उदाहरण देंगे, लेकिन उदाहरण से पहले एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर हम समझ लेते हैं। आपको पता है रेखीय, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, पीछे वाले पेज पर मैंने बता दिए थे। रेखीय, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है। रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, द्विघाती की 2 होती है और त्रिघाती की
3 होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमारा कोई रेखीय बहुपद हमें दिया गया है, उसकी घात 1 है, तो उसके शून्यांक कितने होंगे? जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। बहुपद की घात 1 है तो शून्यांक भी 1 होगा। द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है तो इसके कितने शून्यांक होंगे? 2 होते हैं। और त्रिघाती बहुपद की घात 3 होती है तो इसके 3 ही शून्यांक हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे कि भाई शून्यांक ये तो पता चल गया क्या होते हैं, निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई जो भी रेखीय हमारे बहुपद होते हैं जिनकी घात 1 है, इसके शून्यांक किस प्रकार से हमें ज्ञात करने होते हैं। यहां पर है रेखीय बहुपद के मूल। मैंने आपको बताया ना, शून्यांक और मूल एक ही बात होगी। तो रेखीय बहुपद के हम मूल यहां पर ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए एक रेखीय बहुपद यहां पर मैं लिख लेता हूं, 2x घटा में 1। सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये हमारा एक रेखीय बहुपद है। इसको अगर मुझे शून्यांक ज्ञात करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? बराबर का निशान मुझे लगाना है और शून्य इसके बराबर कर देना है। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर 2x है, जो भी हमारा ये वाला पद है x वाला, ऐसा का ऐसा लिखेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। घटा 1 है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, इस तरफ घटा का है, दूसरी तरफ हो जाएगा जमा का। अब x का मान यहां से ज्ञात करेंगे, x बराबर में हमारा 1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। 2 यहां पर कैसे है? x के साथ गुना में है तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, हो जाएगा भाग में, यहां पर आ जाएगा हमारा 2। आप यहां पर देख सकते हो x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। x का जो भी ये मान है 1/2, अगर बहुपद में x के स्थान पर हम रख देंगे तो ये बहुपद को शून्य के बराबर बना देगा। यानी कि जो भी हमारा ये रैखिक बहुपद दिया गया है, इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर रेखीय बहुपद हमारा है तो इसका एक ही शून्यांक, देख सकते हो 1/2 हमें सिर्फ एक ही शून्यांक मिलता है। कोई भी रेखीय बहुपद है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 0 के बराबर करना है और x के अलावा जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ भेज देना है, x का मान ज्ञात कर लेना है। इस तरह से रेखीय बहुपद के मूल या फिर कह सकते हैं शून्यांक ज्ञात किए जाते हैं। अब बात करेंगे अगर द्विघाती बहुपद दिया हो, उसके शून्यांक और मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए जाना होगा हमें अगले पेज पर। बहुपद के शून्यांक में पीछे वाले पेज पर रेखीय बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करने हैं हमने समझ लिया। इस वाले पेज पर हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यांक या फिर मूल कैसे ज्ञात करने हैं। आपको पता है द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है और इसके जो मूल हैं वो भी हमें 2 ही प्राप्त होंगे। अब कैसे होते हैं ये समझने के लिए यहां पर आ जाओ, द्विघाती बहुपद के मूल ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में यहां पर मैं एक द्विघाती बहुपद लिख लेता हूं, 6x की पावर 2 जमा में यहां पर लिख लेता हूं 17x, उसके बाद जमा में यहां पर 5 लिख लिया मैंने। मेरे पास क्या है? यहां पर देखो x है, x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। इस द्विघाती बहुपद के शून्यांक मुझे ज्ञात करने हैं, मूल मुझे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम वही करना है, हमें बराबर का निशान लगाना है और इसको शून्य के बराबर कर देना है। उसके बाद ध्यान से समझना इस वाले को, सबसे पहला वाला पद है इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिखा जाता है 6x की पावर 2। उसके बाद जो बीच वाला पद होता है इसको हमें स्प्लिट करना होता है, इसको 2 हिस्सों में हमें बांटना होता है। अब कैसे बांटा जाएगा ये तरीका समझो। सो भी सबसे पहला पद हमारा है उसमें यहां पर 6 दिया गया है और आखिरी वाला पद हमारा 5 दिया गया है। इस आप पहले पद को और आखिरी पद के जो भी हमारी संख्या है इनको गुना कर देना है, एक साइड में करना है। ये रफली 6 को यहां पर 5 से गुना करेंगे, एक साइड में करते हैं। 6 गुना में 5 करने पर ये हो जाता है हमारा 30। जो भी हमारा ये 30 आया है, अब इसके हमें गुणनखंड कर लेने हैं। 2 से करूंगा 15 पर, उसके बाद 3 से करूंगा आ जाएगा 5, उसके बाद 5 से करूंगा तो आ जाएगा यहां पर 1। अब जो भी यहां पर मुझे गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन तीनों गुणनखंडों को मुझे ऐसे 2 गुणनखंडों में परिवर्तित कर लेना है जिनको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने पर या फिर जमा करने पर बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो देखो यहां पर जो भी हमारा 2 है, इस 2 को हम ऐसे के ऐसे रखते हैं, 3 और 5 को हम गुना कर लेते हैं, 3 पंजे 15 ये हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया?
3 और 5 को गुना कर लिया तो 15 मिल गया, और 2 है ये ऐसा का ऐसा रखा। अब हमें क्या चाहिए, 17 चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हमें 17 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 2 जमा में 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 के बराबर। हमने ऐसे दो यहां पर संख्याएं बना ली हैं जिनको जोड़ने पर 17 हमें मिलता है। यानी कि जो भी मेरा 17x है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x जमा में 15x है। बीच वाला जो भी पद है इसको दो हिस्सों में मैंने कैसे बांटा है, यहां पर लिखूंगा मैं 2x जमा में 15 x के रूप में मैंने लिख दिया है। ठीक है, 2x जमा में 15x करेंगे तो वापस से हमें 17x मिल जाएगा। बीच वाले पद भी हमने यहां पर दो हिस्सों में बांट कर लिख दिया। इसके बाद आखिरी वाला जो पद है वो ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देंगे और बराबर में शून्य हमेशा हमें लगाना है। अब इससे अगला स्टेप समझो। अगले स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारे शुरू वाले दो पद हैं इनमें से हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना है। क्या क्या चीजें इसमें कॉमन आती हैं, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 2 आता है, तो हम यहां से 2 उभयनिष्ठ यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं। इसके साथ ही यहां पर देखो इसमें भी x आता है, इसमें भी x आता है, तो हम x को भी कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाना है, अंदर क्या बचेगा, 2 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है, 2 तिया 6 होता है, तो यहां पर 3 लिख देंगे। x की पावर 2 यहां पर है, एक x हमने इसमें से निकाल लिया तो एक x अंदर आ जाएगा। इसके अलावा 2x हमने यहां पर उभयनिष्ठ लिया है और 2x में से ही 2x को उभयनिष्ठ ले लिया है, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ भी नहीं बचता है उभयनिष्ठ लेने पर तो 1 लिखा जाता है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि 2x के पहाड़े में 2x कितने पर आता है, 1 से गुना करने पर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो आगे वाले हमारे दो पद हैं यहां पर, इनमें से भी उभयनिष्ठ हमें लेना होगा। जैसे हमने यहां पर इन दो पदों में से उभयनिष्ठ लिया है उसी प्रकार से इन दो पदों में से भी उभयनिष्ठ लिया जाएगा। 5 के पहाड़े में 15 आता है और 5 के पहाड़े में 5 भी आता है, तो यहां पर हम 5 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 5 तिये 15 पर आता है। इसके अलावा ये वाला x भी अंदर ही आएगा, बाहर हमने उभयनिष्ठ नहीं लिया है तो x आ जाएगा। उसके बाद जमा का 5 के पहाड़े में 5 कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो यहां पर हमने 1 लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया और हमेशा 0 बराबर में लगा दिया। अब इससे अगला स्टेप समझो। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा, जो भी हमारे ब्रैकेट के बाहर 2x और जमा का 5 है इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं 2x जमा का 5, इनको बराबर कर देंगे 0 के, और एक बीच में इस तरह से लाइन भी लगा लेनी है। ठीक है, 2x और जमा का 5 इकट्ठा लिख के बराबर कर दिया हमने 0 के। इसके बाद 3x जमा 1, इस वाले ब्रैकेट में भी 3x जमा में 1 आता है। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी और क्या करना है, इनको एक ही बार लिखा जाता है। यहां पर लिख लेंगे 3x जमा में 1, इनको एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ जाती हैं, और बराबर में इसके भी हमें 0 कर देना है। अब क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, जो भी हमारा x है ये यहीं पर रहेगा, x के अलावा जो कुछ भी है दूसरी तरफ हमें भेज देना है। यहां पर देखो हमारा x रहेगा, ठीक है, चलो 2x हमारा है, बराबर का निशान लगा के जो भी हमारा यहां पर 5 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, जमा का है दूसरी तरफ हो जाएगा घटा का 5। उसके बाद हमारा x बराबर में घटा का 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर जो भी हमारा 2 है x के साथ गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। जो भी x का पहला मान है वो हमें यहां से मिल जाता है, पहला मूल हमें यहां से मिल गया। कुल कितने मूल होंगे, घात अगर 2 होती है तो इसके मूल भी 2 ही होंगे। पहला मूल तो हमें मिल गया है, दूसरा मूल हमें यहां से मिल जाएगा। तो यहां से हमारा 3x ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा करके जो भी हमारा जमा का 1 है दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो हो जाएगा घटा का 1। x का मान हमें ज्ञात करना है तो x बराबर में घटा का 1। 3 यहां पर x के साथ कैसे है, गुना में, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये यहां पर भाग में। x का दूसरा मान हमें यहां से मिल जाता है। जो भी यहां पर हमारा बहुपद था, इस बहुपद के मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं, शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए हैं। पहला मूल हमने ज्ञात किया घटा में 5/2, दूसरा मूल हमने ज्ञात किया घटा में 1/2। तो कोई भी रेखीय बहुपद अगर दिया हो तो पीछे वाले पेज पर मैंने समझा दिया था उसके मूल कैसे ज्ञात करने हैं। अगर कोई द्विघाती बहुपद दिया हो तो उसके मूल इस प्रकार से हमें
ज्ञात कर लेने हैं। अब आप कहोगे कि भैया त्रिघाती बहुपद के मूल कैसे ज्ञात करने हैं, ये भी बता दो। देखो, त्रिघाती बहुपद से संबंधित एक या दो ही क्वेश्चन आपकी प्रश्नावलियों में या फिर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, त्रिघाती बहुपद से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए ही ना। त्रिघाती बहुपद के किताब में एक या दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जब प्रश्नावली में वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा कि भाई त्रिघाती बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात आपने करने हैं। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद के शून्यांक अभी नहीं बता रहा हूं, प्रश्नावली में आपको मैं बता दूंगा। बहुपद के शून्यांक से संबंधित हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, तो अब इस पाठ का अगला विषय हमें करना है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। अगला विषय आता है बहुपद के मान। मान लो कोई बहुपद हमें दिया गया है और जो भी उसमें चर है x है, उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है और बोलता है कि इस वैल्यू के लिए बहुपद का मान ज्ञात करके दिखाओ। ऐसे समझ में नहीं आया है तो उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में यहां पर मैं एक लिख देता हूं, px बहुपद के आगे आपको इस तरह से px लिखा हुआ दिखाई देगा। जो भी हमारा बहुपद है मैं वो लिख देता हूं, 5x, उसके बाद घटा का 4x की पावर 2 देन जमा का 3। मैंने एक बहुपद यहां पर लिख दिया है। अब आपसे ये बोल देता है कि भाई बहुपद में जो भी x है उसका मान हमें 2 रखना है। बहुपद जो भी हमारा है x बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करने को बोल सकता है। यहां पर 2 की बजाय कुछ और हो सकता है, मान लो 2 की बजाय यहां पर 4 दे दिया आपको, या फिर 2 की बजाय आपको कुछ 6 दे देगा, 2 की बजाय आपको यहां पर घटा का 3, मतलब कोई भी संख्या दे सकता है। आपको करना क्या है उस बात में ध्यान देना है। अभी हमें मान लो 2 दिया गया है, x बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान हमें ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये बहुपद है इसमें जहां जहां पर भी x आता है, ठीक है, जहां जहां पर भी x आ रहा है उस x के स्थान पर हमें x का मान जो भी दिया होगा, 2 दिया है तो हमें 2 रख देना है। ठीक है, तो मैं रखता हूं, p आया है मेरा, x के स्थान पर मैं x का मान 2 रख देता हूं, बराबर में 5 ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर मैं 2 रख देता हूं, घटा का 4 आ जाएगा, x के स्थान पर मैं 2 रख देता हूं। यहां पर ध्यान देना है कि x की पावर 2 है तो x के स्थान पर जो 2 रखा है इसकी पावर भी 2 हो जाएगी और जमा का 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जहां पर भी इसमें x था उसके स्थान पर मैंने 2 रख दिया। जो भी मान दिया होगा x के स्थान पर आपने वो रख देना है। हमें 2 दिया गया है तो हमने 2 रख दिया। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो आसान ही तो है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10, उसके बाद घटा का 4 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का अर्थ होता है 2 गुना में 2, 2 को 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 2 की पावर 2 को गुना करने पर, मतलब इसको हल करने पर मुझे 4 यहां पर मिल जाता है। उसके बाद जमा का 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहां पर देखो मेरा जो भी 10 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, घटा का निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो भी यहां पर 4 है इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 16 और जमा का 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो जमा वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ लेते हैं। जमा का 10 है, जमा का 3 है, इनको जोड़ेंगे 10 जमा में 3 ये हो जाएगा मेरा 13। उसके बाद घटा का 16 भी मेरे पास है तो घटा का 16 यहां पर लिख देना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान हमारा घटा का लगता है और इनका अंतर जो भी होता है 13 और 16 में अंतर होता है 3 का, वो यहां पर हमें लिख देना है। यानी कि 13 में से 16 को घटाने पर घटा का 3 हमें मिलेगा। तो बहुपद हमें इस तरह से कोई भी दिया हो और बहुपद के सामने उसका इस तरह से जो भी x चर है उसका मान दिया हो तो बहुपद का मान कैसे ज्ञात करना है, जो भी x का मान है उस x के स्थान पर हमें रख के हल कर लेना है। इस तरह से हमें बहुपद का मान मिल जाएगा। बहुत आसान है, उदाहरण से हमने इसको समझ भी लिया है तो बहुपद के मान वाला विषय हो जाता है कंप्लीट। अब इससे अगले पेज पर एक महत्वपूर्ण विषय हम डिस्कस करेंगे, चलते हैं उसके लिए अगले पेज पर। पाठ का हमारा महत्वपूर्ण विषय आ जाता है फैक्टर थ्योरम। इसे हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय के लिए हमें विभाजन प्रक्रिया का पता होना चाहिए। जो हम भाग करते हैं उसके बारे में आपको पता ही है। आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल जमा में शेषफल के। ये वाली बात आपको छठी सातवीं से पता होगी, ठीक है। तो यहां पर जो भी भाज्य है अंदर लिखा जाता है, भाजक बाहर लिखा जाता है, भागफल हमें प्राप्त होता है और भाग करने के बाद नीचे कुछ शेषफल भी हमें मिलता है। हम बात कर रहे हैं गुणनखंड प्रमेय की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 2 यहां पर 6 का गुणनखंड होगा क्या, इस 6 का गुणनखंड 2 होगा क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6
आ जाता है। लेकिन एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, यहां पर मैं 6 लिखता हूं, इसको मैं इसे 2 से भाग कर देता हूं, 2 तिया 6 यहां पर आ जाएगा, शेषफल में मुझे 0 प्राप्त होगा। आपने यहां शेषफल पर ध्यान देना है, ठीक है। शेषफल में मुझे 0 प्राप्त हुआ तो ये गुणनखंड है, ठीक है। 6 के पहाड़े में, सॉरी 2 के पहाड़े में यहां पर 6 आएगा अगर शेषफल में मुझे 0 प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 2 के पहाड़े में क्या 7 आता है? मैं 7 को भाग करके देख लेता हूं भाई, 2 से मैं भाग करके देख लेता हूं 7 को, 2 तिया 6 यहां पर आएगा, शेषफल में मेरे पास 1 बच जाएगा। फिर से आपने यहां पर शेषफल पर ध्यान देना है। यहां से एक चीज आप समझ पाओगे कि अगर शेषफल में हमें 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड होता है भाई 6 का गुणनखंड यहां पर 2 है। अगर शेषफल में मुझे 0 के अलावा कोई भी संख्या प्राप्त हो जाए, 0 के अलावा यहां पर मुझे 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये गुणनखंड 7 का गुणनखंड 2 नहीं होगा। 6 गुणनखंड यहां पर होगा, सॉरी 2 का 6 का गुणनखंड 2 होगा, लेकिन 7 का गुणनखंड 2 नहीं होगा क्योंकि शेषफल में मुझे 0 प्राप्त नहीं हुआ है। इसी चीज का इस्तेमाल हम करते हैं बहुपद के लिए। अब मान लो मुझे 2 बहुपद दिए गए हैं। एक बहुपद मेरा है यहां पर px बराबर में यहां पर दिया गया है 3x की पावर 2 जमा में x घटा में 1। मेरे पास एक बहुपद है। इसके अलावा एक और बहुपद दिया गया है मेरे पास gx बराबर में यहां पर दिया गया है मुझे x जमा में 1। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो भी बहुपद px है ये gx का गुणनखंड है या फिर नहीं है। gx वाला बहुपद px का गुणनखंड है या फिर नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए मुझे इसी विषय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे शेषफल ज्ञात करना पड़ेगा। अगर शेषफल मेरा 0 आ जाता है तो मैं कहूंगा कि भाई गुणनखंड है, 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो मैं कहूंगा कि भाई गुणनखंड नहीं होगा। अब शेषफल कैसे ज्ञात करना है उसके लिए क्या करेंगे, जो भी मेरा gx वाला बहुपद है यहां पर मैं क्या करूंगा, इस बहुपद को लिखूंगा x जमा में 1 और इसको कर दूंगा बराबर 0, यानी कि 0 के यहां से x का मान मैं ज्ञात कर लूंगा। x बराबर में क्या हो जाएगा, जमा का 1 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 1। x का जो भी मान मुझे यहां पर मिला है gx वाले बहुपद से, इस x के मान को px वाले बहुपद में जहां पर भी x आता है उसके स्थान पर मुझे रख देना है। तो यहां पर देखो p आ गया मेरा, x के स्थान पर मुझे क्या रखना है, घटा का 1 रखना है। तो x के स्थान पर घटा का 1 रख दिया, बराबर का 3x आया है, x के स्थान पर घटा का 1 रख दिया। यहां पर x की पावर 2 है तो जो भी इसका मान रखा है इसकी पावर भी 2 कर दी। जमा का निशान लगा करके जो मेरा x आया है इस x के स्थान पर भी मैं घटा का 1 रख दूंगा और आखिरी में यहां पर घटा का 1 जो आता है बहुपद में वो ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। जहां पर भी x था उसके स्थान पर मैंने यहां पर घटा का 1 लिख दिया। अब इसको हल मुझे करना है। हल करने के बाद जो भी चीज मुझे मिलेगी उसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। शेषफल ज्ञात करने की विधि है ये, gx से x का मान निकाल लो, जो भी मान आया है उसको px वाले बहुपद में रख दो तो शेषफल हमें मिलता है। अब यहां पर शेषफल क्या होगा, सबसे पहले तो 3 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर 1 की पावर 2 है, घटा में 1 की पावर 2 है, एक साइड में इसको हल कर लेते हैं। घटा 1 को अगर मैं घटा 1 से गुना करूंगा, घटा 1 की पावर 2 का मतलब यही होगा कि घटा 1 से ही गुना हो जाएगा। दोनों के आगे घटा का निशान लगा है तो मैं कहूंगा घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो शेष, सॉरी यहां पर हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 को आपस में 1 कितनी बार ही 1 से गुना कर लो, 1 ही हमें मिलता है। यानी कि जो भी घटा 1 की पावर 2 है उसको हल करने पर हमें 1 की प्राप्ति यहां पर हो जाती है। उसके बाद यहां पर देखो जमा का निशान बाहर लगा है, घटा का निशान अंदर लगा है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। उसके बाद आखिरी वाला घटा का 1 जो है इसको यहां पर ऐसा का ऐसा लिख देना है। इसको आगे हल करेंगे तो जो भी यहां पर मेरा 3 है इसको मैं 1 से गुना करूंगा। अगर मैं 3 को 1 से गुना करता हूं तो 3 एकम 3 होता है। इसके अलावा घटा का 1 दोनों संख्याएं अगर घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाती हैं। 1 को 1 से गुना करूंगा, सॉरी 1 और 1 जुड़ जाएंगे ना, ये घटा की ये 1 है, घटा का 1 है, निशान इनका घटा का ही रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे। 1 और 1 ये हो जाएंगे यहां पर 2, 3 में से 2 को घटाऊंगा तो मुझे यहां पर मिल जाएगा 1। जो भी ये विधि मैंने अपनाई है ये 1 यहां पर क्या है, ये 1 यहां पर है शेषफल। तो अगर हम gx से px को भाग करते हैं तो हमें 1 मिलता है शेषफल में। अगर हमें 0 नहीं मिला है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस px का गुणनखंड gx
नहीं होगा। अगर मुझे शून्य यहां पर मिल जाता तो गुणनखंड होगा, अगर शून्य यहां पर मुझे नहीं मिला है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसी बात को मुझे यहां पर लिख भी देना है आपके लिए। दो चीजें यहां पर मैंने लिख दी हैं। अगर शेषफल शून्य होगा तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड भी नहीं होगा। शून्य होगा तो गुणनखंड होगा, शून्य नहीं होगा तो गुणनखंड भी नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों मैंने समझा दिए हैं यहां पर उदाहरण के साथ। अब इस गुणनखंड प्रमेय के बाद हमारा पाठ का आखिरी विषय आता है फॉर्मूले, सूत्र। उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। परिचय के आखिरी में हम बात करेंगे सूत्र यानी कि फॉर्मूलों की। कुल 8 फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये आठों के 8 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, किसी एक पेज पर लिख लो और ऐसी जगह चिपका लो जहां पर आप बैठकर पढ़ते हो। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन फॉर्मूलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इन फॉर्मूलों का डायरेक्ट प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर बताऊंगा कि किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूलों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। फॉर्मूलों में जैसे यहां पर देखो x प्लस में y की पावर 2 हमें दी गई है और इस तरफ सफेद कलर से हमने लिखा है x की पावर 2 जमा में 2xy जमा में y की पावर 2। तो फॉर्मूले जो भी हमारे हैं, सूत्र जो भी हमारे हैं, पीले रंग में आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना, यहां पर लिखे हुए पीले कलर से लिखा हुआ, ये क्या है? हमारा गुणनखंड रूप है फॉर्मूले का। और जो आपको यहां पर सफेद रंग से दिखाई दे रहा है, हर जगह पर जहां सफेद रंग से दिखाई दे रहा है, यह है प्रसारित रूप। आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए होंगे कि इसको प्रसारित रूप में लिखियो या फिर इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का गुणनखंड रूप क्या होता है, जो पीले अक्षरों में यहां पर लिखा गया है, और प्रसारित रूप क्या होता है, जो यहां पर हमने लिखा है सफेद कलर के अक्षरों में। फॉर्मूलों के साथ इस पाठ का परिचय हो जाता है कंप्लीट। इसी आखिरी विषय के साथ पार्ट 2 बहुपद का परिचय हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए छात्र आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज, गणित की, विज्ञान की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पार्ट 2 की जो भी प्रश्नावलियां हैं, ये वाली सारी की सारी वीडियोज, इन सभी के लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।